कलकत्ता में एक बाईपास सर्जरी अस्पताल के बाहर बोर्ड पर लिखी हुई 2 लाइन है। अस्पताल में बाईपास सर्जरी होती है दिल की, और 2 लाइन बोर्ड पर लिख रखी है उन्होंने। आप ध्यान से सुनिए क्या उपयोगिता है हमारे हास्यरस के कवियों की। वो लिखते हैं बोर्ड पर कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, हमको फिर ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप खुद को अपने उत्सव में सम्मिलित कीजिए। मैं तब तक कविता पाठ करूंगा जब तक नया साल शुरू होगा। नया साल मनाएंगे साथ साथ, और फिर नए साल में सत्तन जी इस कवि सम्मेलन के हमारे शिखर पुरुष अंत में समापन करेंगे कवि सम्मेलन का। आदरणीय उठे, उधर जाके बैठे। विजय खेड़िया जी के हम सब कवि, हमारा पूरा कवि कुल बहुत आभारी है, क्योंकि वो इंदौर में उनका घर एक ऐसा संगम स्थल है। हिंदुस्तान के किसी भी कवि को कोई कष्ट हो, वो खेड़िया जी को फोन करेगा और उसका कष्ट समाप्त हो जाएगा। गाड़ी चाहिए तो, घर चाहिए तो, रोटी चाहिए तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पूरे कवियों का एक तीर्थ बन गया है विजय खेड़िया जी का घर। और यहाँ भी उनके अपने श्री देवेंद्र झुंझुनवाला जी ने बड़े मंदिर का काम, मैंने आज मंदिर पहली बार देखा। मैं बहुत पहले कभी आया था, तब मैं मंदिर में नहीं जा पाया था। पिछली बार राजकुमार जी ने बुलाया था, तब भी मंदिर के काम में दर्शन के लिए नहीं जा पाए थे। इतना भव्य मंदिर, उसमें बैठकर जितनी शांति मिलती है, उसमें घूमकर जितनी शांति मिलती है, मैं तो चाहता हूं कि भगवान इतनी शांति हिंदुस्तान के हर शहर को दे दे जो शांति राष्ट्रपति मंदिर में है। हमारी सारी समस्याओं का मैं प्रारंभ होता हूं। मेरे बाद श्रद्धेय सत्तन जी आ जाए। आदरणीय, स्वागत है आपका। नहीं, वो महेंद्र अजनबी वाली बात याद आती है ना कि वो लट्ठू वाले तो नहीं है। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय। जो जा रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार। अब तक सब चले जाते तो हम तो खुशी हो जाते। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दो झूमे गाए वेग मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। मैं बहुत बार झुंझुनू आया हूँ। तुलसियान जी ने कभी बुलाया, कभी राजकुमार मोरवाल जी ने बुलाया, कभी संपत राम जी ने बुलाया। मेरे पास 2 तरह की कविताएं, थोड़ी सी मुश्किल कविताएं हैं। मैं 60 साल का हो गया तो थोड़ी सी मुश्किल कविता माने उम्र के लिहाज से पढ़े लिखों की कविताएं लिख ली। कुछ कविताएं ऐसी हैं जो आसानी से समझ में आ जाती हैं। मैं तय नहीं कर पा रहा कि मैं कैसी कविताएं सुनाऊं। एक मुश्किल कविता सुना दो अगर आप मेरा साथ दें तो, क्योंकि मैं नई कविता झुंझुनू में पढ़ना चाहता हूं। आपके विश्वास पर मैं अपनी सबसे नई कविता आपको सुनाने जा रहा हूं। मैं 38 साल से एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये कविता कानून से संबंधित नहीं है। ये कविता अर्थ विज्ञान से संबंधित है। अर्थ विज्ञान मुझे आता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा इस कविता को लिखने के लिए। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, जो जाना चाहें जा सकती हैं, क्योंकि और अगर नहीं जाना चाहे तो बीच में कृपया नहीं। विजय खेड़िया, आप चाहें तो आप अपनी पसंद की कोई कविता बता सकते हैं, क्योंकि लिफाफा तो आप ही देंगे। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो मैं एक कविता, हमारे सभापति जी, हम बहुत आभारी हैं उनके। मैं चाहता हूं, उन्होंने जो अपना प्रारंभिक भाषण दिया था बहुत अच्छा हमें लगा, बहुत प्रेरणादायक उद्बोधन था उनका। उनको जाना है एक बार उनके सम्मान में। ये पूरा सदन तालियां बजाकर, जो रानी सती मंदिर का इतना बड़ा दायित्व संभालते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने, वैसे 12 बजे तक झुंझुनवाला जी ने इस कवि सम्मेलन को समाप्त करने की घोषणा की थी कि नया साल जैसे ही शुरू हो, लेकिन नए साल में सत्तन जी सुनाएंगे। हम पुराने साल से नए साल तक जाएंगे। इतने समय तक तय था ये कवि सम्मेलन, ये तो अब फालतू चलाया जा रहा है।
जो मुझे नहीं सुन पाए वो बाहर से मेरी सीडी ले जाएं। मुझे सुनने से नहीं बच सकते। मेरी सीडी सुने, पड़ोसी को सुनवाएं, खुद भी दुखी हो और पड़ोसियों को भी करें। अब मैं पढ़ूं साहब, एक बार बता दीजिए मुझे। मैं एक काले धन पर मुश्किल कविता पहले सुना रहा हूं, फिर इसके बाद आपको आसान आसान कविता सुना दूंगा। काला धन हिंदुस्तान की गरीबी का कारण है। अगर हिंदुस्तान के लोगों का काला धन विदेशों में जमा नहीं होता तो हिंदुस्तान गरीब नहीं होता। आप कहेंगे ये कैसे? एक मिनट में मैं समझा दूं कि काला धन विदेशों में जमा करने से देश की गरीबी कैसे बढ़ती है। और क्योंकि देश की गरीबी ही देश का सबसे बड़ी समस्या है। देश की समस्या आतंकवाद नहीं है। जिस दिन सरदार पटेल जैसा आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाएगा, 24 घंटे में आतंकवाद पर काबू पा लिया जाएगा। केवल 24 घंटे लगेंगे इस बात के लिए। लेकिन भूख देश की बड़ी समस्या है, गरीबी देश की बड़ी। 80 करोड़ लोग गरीब लोग देश में जीते, 26 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे। और योजना आयोग बताता है कि कोई 22 रुपए कमा ले तो उसको गरीब मानने को तैयार नहीं है। भारत सरकार का योजना आयोग 22 रुपए रोज कमाने वाले को गरीब मानने को तैयार नहीं है, उसका बीपीएल कार्ड नहीं बनता। मैंने सारे एमपीओ को चिट्ठी लिखी है कि एक दिन 22 रुपए में जिंदा रह के दिखाओ। एक दिन जियो तो सही, 22 रुपए में कैसे दिया जाता है? एक भिखारी भी जो भीख मांगता है एल्युमिनियम का कटोरा लेकर चौराहे पर, वो भी जब एल्युमिनियम का कटोरा खरीदता है तो भारत सरकार को टैक्स देता है। लेकिन जो देश के अमीर लोग अपने पैसे को विदेशों में किराए पर जमा कर देते हैं, एक कारण समझना आप, और समझ जाओ तो पूरा सदन तालियों से बताना। दुनिया के गरीब देशों के अमीर लोग अपने पैसे को यूरोप में किराए पर रखते हैं। 1 लाख रुपया यूरोप में जमा करोगे तो 1 साल का 15,000 रुपया किराया देना पड़ेगा, ब्याज तो मिलेगा ही नहीं। दुनिया के गरीब देशों के अमीर लोग अपने पैसे को यूरोप में किराए पर रखते हैं और यूरोप उसी पैसे को गरीब देशों को ब्याज पर देता है। हम गरीब होते चले गए, वो अमीर होते चले गए। ये हिंदुस्तान के काले धन की व्यवस्था है। मैं इस पर एक कविता सुनाता हूं। मैं रिस्क ले रहा हूं। महेंद्र अजनबी के कहने पर उसने दामनी पर बहुत 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 श्रेष्ठ कविता सुनाई। मैं अभी तक वहीं तक ठहरा हुआ हूं उस कविता के आसपास, लेकिन थोड़ा दूसरे विषय पर एक कविता सुनिएगा। अरे नहीं, आ जाओ, बैठ जाओ, फोटो लो, पोज बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। एक बार बस साथ दीजिएगा। एक मुश्किल कविता सुनाने की हिम्मत इसलिए कर रहा हूं कि हमारे राजकुमार जी ये ना समझे कि हरिओम पवार आए और पुरानी कविता सुना के चले गए। पुरानी कविता कोई नहीं सुनाऊंगा, आपको जो सुनाऊंगा वो सुनाऊंगा जो मैंने झुंझुनू में आज से पहले कभी नहीं पढ़ा। मैं अदना सा कलमकार हूं घायल मन की। मुझे घूमते फिरते दिखोगे तो मेरा सर घूमेगा साहब। आप जाएं और तेज चले, 4 रन के लिए 52 लाइन के पहाड़। मुझ पर ऐसा ही हादसा आता है। अरुण तो गायब हो गया होगा, उसने सोचा मैं तो जमीन लिया, अब क्या बैठने का करो। मैं अदना सा कलमकार हूं घायल मन की आशा का। मैं अदना सा कलमकार हूं घायल मन की आशा का। मैं कोई मर्मज्ञ नहीं हूं छंदों की परिभाषा का। जो यथार्थ में दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूं। कोई घायल चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूं। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। भूखे बच्चों को। मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। मैं इस कविता के माध्यम से केवल कानों तक नहीं पहुंचना चाहता, आपके दिल पर छपना चाहता हूं। मैंने 60 साल की उम्र के बाद जो लिखा है वो इस आशा में लिखा है कि ये कानों के लिए नहीं है, ये दिल पर छपने के लिए है। और मैं रानी सती मंदिर के सौजन्य के इस कवि सम्मेलन में ये प्रसाद, नूतन वर्ष का ये प्रसाद लेके ये एहसास जीना चाहता हूं कि मैं आपके दिलों तक पहुंच सका। बस मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। मेरा वंश निराला का है, स्वाभिमान से जिंदा हूँ। काले धन और निर्धनता पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। काले धन और निर्धनता पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। मैं शबनम चंदन के गीत नहीं गाता। मैं शबनम चंदन के गीत नहीं गाता। अभिनंदन बंदन के गीत नहीं गाता। दरबारों के सत्य बताता फिरता हूँ। काले धन के तथ्य बताता फिरता हूँ।
जिनके सर पर राजमुकुट है वे सरताज हमारे हैं। जो भी जीते हुए लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, सरकार चला रहे हैं, नेता वही है। लोकतंत्र यही कहता है और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो मैं शिकायत कर रहा हूं बस वो समझना। जिनके सर पर राजमुकुट है वे सरताज हमारे हैं, कल का कोई पता नहीं पर नेता आज हमारे हैं। इसीलिए सत्ताधीशों से केवल एक निवेदन था, काले धन का लेखा जोखा देने का आवेदन था, क्योंकि भूख गरीबी का एक कारण काला धन भी है। फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है, फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है। रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोपड़ियों पर, चार पंक्ति पढ़ता हूँ और सदन के एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूँ, आप तक मेरी बात पहुंच जाए तो। रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोपड़ियों पर, कोई संसद बहस नहीं करती भूखी अंजड़ियों पर। निर्धनता का आलम देखो जाकर काला हांडी में, माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। माँ बेटी को बेच रही है, माँ बेटी को बेच रही है दिहाड़ी में, माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। जो भी सिंहासन पर आए अहंकारों में झूल गए, काले धन के साम्राज्य से आंख मिलाना भूल गए। कलमकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा, आहें आंसू देखेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा। झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो। और एक पंक्ति में 65 साल की अर्थनीति गा रहा हूं, मुझे नहीं पता झुंझुनू के लोग समझेंगे कि नहीं, लेकिन समझ जाओ तो तालियों का आकाश उठाना। 65 साल की अर्थनीति एक पंक्ति में गाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना। झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो, झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो। सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रखकर। अनु सपन जी आप भी तालियां बजाओ, मैंने आपके उन गीतों पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में नहीं आए। कम से कम बदला तो चुकाओ तब सम्मेलन। अब आप कहोगे क्यों आपकी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं? आपकी समझ में आ भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। इसलिए नहीं समझ में आ सकते हैं कि ये उन लोगों का काम है जो गृहस्थ हैं, तुम्हारी तो हुई नहीं। तो क्या जानोगी श्रृंगार क्या होता है? सत्तन जी कुछ लोगों की इसलिए नहीं हुई कि कुछ लोगों ने कई कर ली। क्या मतलब है? कई जो कम वाले होते हैं वो कई कर लेते हैं, भगवान से। लेकिन कोई बड़ा काम नहीं है सत्तन जी। एक शादीशुदा भगवान जी के पास गया, हो सकता है आप भी हो, अच्छा, और जाके पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना की। भगवान जी खुश हो गए, उसने कहा भाई तूने बहुत पूजा अर्चना की है, चल एक मन्नत मांग ले। तो सत्तन जी छूटते ही बोले मुझे कुंवारा कर दो। अब भगवान जी की आंखें लाल हो गई, उसने कहा सत्तन जी मैंने आपसे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। इसलिए तुमने पहले से जन्नत मांग लगी। हम तो जन्नत में रहते हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं है। जिसकी शादी नहीं होती वो एक बार देश का प्रधानमंत्री और एक बार देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है, मैं ये जानता हूँ। आप इस बात में जोरदार तालियां बजाइए। ये कुर्ता कोई मैंने कब सम्मेलन के लिए सिलवा रखा है? ऐसा नहीं है भैया, लोग इसीलिए तुम्हें भीष्म पितामह कहते हैं कि कवि सम्मेलनों में, क्या कि तुम अपने इस व्रत का निर्धारण करो। बाकी तुम जैसे लोगों को जी मैं तो सोचता था लोगों को एक ही सुविधा मिलती है जीवन में कि वो खटिया के दोनों तरफ से उतर लेते। मैं तो ये सुविधा जीवन पर उठाऊंगा, लेकिन सत्तन जी आपने मुझे भीष्म पितामह कहा, मैं तो सोचता था मध्य प्रदेश में कुछ समझदार लोगों को मंत्री बनाया जाता होगा। अच्छा आपने भी ताली बजा दी मुझे भीष्म पिता कहने पर। आप थोड़ी देर मेरी बात सुनना। आप जानते हो भीष्म क्यों रहे कुंवारे? उसका बूढ़ा बाप बुढ़ापे में एक और करना चाहता था। ये सच्चाई है इतिहास की। भीष्म इसलिए कुंवारे रहे कि भीष्म के पिता शांतनु बुढ़ापे में एक और शादी करना चाहते थे, और जिससे करना चाहते थे उसकी शर्त ये थी कि उसकी कोख की संतान ही हस्तिनापुर की राजगद्दी की मालिक बनना चाहिए। ये केवल तब संभव था जब भीष्म कुंवारे रहते। तो भीष्म ने अपने बूढ़े पिता की बुढ़ापे में एक और शादी की इच्छा पूरी करने के लिए कुंवारे रहने का व्रत लेना पड़ा। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं सत्तन जी को अपने पिता के समान ही समझता हूं। छेड़ो। वाह, छेड़ो। आपने पिता क्या पपीता बना दिया। क्या पिता है,
सेब नहीं बनाया, ये मेरी मेहरबानी नहीं मानते? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम से कम वो दूसरी वाली है, किधर दिखाओ तो सही। वो शांतनु ने खुद खोजी थी, ये तो आप ही का काम है। ये मेरा काम नहीं है, मैं तो प्रतिज्ञा कर सकता हूँ, फिर तुम खोज दो हाँ ठीक है। मैं कलमकार तो काले धंके का। आप मेरे साथ जुड़ जाइए तो हम हंसी में बीच में, इसलिए मैं एक गंभीर कविता पढ़ूंगा। बीच में आप हल्के होते रहे ताकि आपका, देखिए जितना उत्साह आप दिखाओगे मैं उतने उत्साह से आप तक पहुंच जाऊंगा, यह मेरा विश्वास रखिए। मैं काले धन पर पूरा एक कंसेप्ट लेके आया हूं। मैंने काले धन पर किसी आंदोलन के लिए कविता नहीं लिखी थी, लेकिन इस देश में काले धन पर आंदोलन मेरी कविता लिखने के बाद हुआ। इसीलिए आज लाल कुर्ता पहन के आया हो तुम, काले वाला नहीं पहरा। मुझे कुछ नहीं कहना, ज्यादा कहूंगा तो मैं ही सद्दाम हुसैन बनूंगा क्या? पढ़िए क्यों छितवाई मैंने अपनी ज्यादा। और फिर एक बात और भी है, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मैं 38 साल से एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ा रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि एक कभी पढ़ा लिखा भी है। तो कम से कम पढ़े लिखे आदमी को उस आदमी के से बहस नहीं करनी चाहिए जिसका मानसिक स्तर उसके लिखा हुआ तो सभी पढ़ लेते हैं, और जो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े होते हैं जो लिखा पढ़े। ये पढ़े लिखे। बोलो सत्यनारायण की। चलिए पढ़िए। अच्छा नंग बड़ा प्रोफेसर से। काले धन के कलमकार तो काले पर्दे की। मेरा साथ देना बस। अब मैं सत्यन जी से डरता बहुत हूं, मैं करूं क्या, क्योंकि परम विद्वान है, बहुत सत्यवादी आदमी है, और हमारे पहले है राजनीति के बाद में। राजनीति के बड़े पदों पर रहने के बावजूद वो हिंदुस्तान के मंचों पर कविता के सच्चे समर्थक बनकर जिए, इसलिए हम सब कवियों के प्रणम्य हैं, हम सब कवियों का आदर करते हैं। कालंकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा, आहें आंसू देखेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा। झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो। काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है। और एक पंक्ति मैंने बहुत दूर की सोची है, बहुत दूर की बात लिखी है। आप समझ जाओ तो मुझे बताना कि आप समझ गए। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरी इस पंक्ति को समझा जाए। कलमकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा, आहें आंसू देखेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा। झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो। काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है, काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है। शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है। उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है। मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मैला ढोने वालों का उच्चारण हूँ, आंसू का अग्नि गंधा संबोधन हूँ, भूखे मरे किसानों का उद्बोधन हूँ। संवादों के देवालय को सब्जी मंडी बना दिया, संवादों के देवालय को सब्जी मंडी बना दिया। संसद में केवल कोलाहल शोर सुनाई देता है। काले धन का मौसम बादल घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम बादल घोर दिखाई देता है। आप सब इस कविता को पूरी कराना चाहते हैं, मैं आसान कविता शुरू कर दूं। सारा सदन बताए तालियों से इस कविता को पूरी कर। महेंद्र अजनबी में शर्ट जीत गया, उसने शर्ट लगाई थी, भाई साहब किसको काला धन सुनाओगे? मैंने कहा मैं उनको सुना रहा हूं जिनका है नहीं, वो नहीं सुनते जिनका है। अच्छा कई बार तो वो भी सुनते हैं, ताली बजाओ वरना ये समझेगा हमारा है। काला धन वो धन है जिसका टैक्स चुराया जाता है, और कोई परिभाषा ब्लैक मनी की नहीं है। हुजूर बैठ जाओ, मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई, अब मत उठना। एक बात समझ लो साहब, मैं बहुत बार आया हूं झुंझुनू, आप एक बात अब तक समझ जाने चाहिए। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर लड़ने की,
मैं ऐसा गद्दार नहीं। वाह वाह। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। इसीलिए मैं इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूं, गाते गाते अंगारा हूं, लिखते लिखते पानी। वाह 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 वाह। हुजूर आप किसकी तलाश में है, वो नहीं आई आज। बैठ जाओ, आइए। ये शब्द है मारवाड़ी। मारवाड़ियों का देखिए साहब, मारवाड़ी दुनिया में कहीं भी गया, कहीं भी दुनिया में बाहर चला गया, लेकिन मारवाड़ उसके भीतर से बाहर कभी नहीं गया। मारवाड़ उसके भीतर। अब केशव देव मारवाड़ी को देखो, पत्नी की धोती का मुंडसा बना लिया। ये मारवाड़ी कर सकता है, और थोड़े कर सकते है। सम्मान की चीज है, मैंने भी तो सम्मान के लिए कहा आपसे। अच्छा, आप समझते थे अरे आपके सर पर नहीं होता तो आपका सम्मान कम हो जाता। हमारे औरों के सर पर नहीं, हमारा सम्मान कम हो रहा है जनता में। अच्छा, मारवाड़ी को बताना क्यों पड़ा कि वो मारवाड़ी है? अगर कोई किसी के बाप के 4 बेटे हो तो वो कहते घूमते हैं क्या कि हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, और वो कहते घूम रहे हैं तो समझ लो है नहीं। इस देश में 1950 से ही गलत नारा लग रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस नारे में ही बेईमानी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, हिंदू हिंदू के, मुसलमान मुसलमान के, आपस में भाई भाई है। एक दूसरे के कहां लिखा है? लिखा ही नहीं है, इसलिए है ही नहीं। होते तो क्या देश ऐसा होता? होते तो क्या इस देश में 47,000 दंगे हो गए होते? 47,000 दंगे हुए इस देश में। काला धन वो धन है जिसका टैक्स बचाया जाता है, अक्सर ये धन 7 समंदर पार छिपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश जलाती है, झोपड़पट्टी के बच्चों को खाली पेट सुलाती है। ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है। बॉम्बे की फिल्मों की समाचार आते हैं कि एक सप्ताह में 100 करोड़ का व्यापार किया। उन फिल्मों के रिटर्न देखो 0। मैं आज तक नहीं समझा, जब 100 करोड़ का व्यापार हुआ था तो रिटर्न कहां गए? और मैं एक जानकारी और लेके जा रहा हूं आपको, मां रानी सती के मंदिर के कार्यक्रम में खड़ा हूं। हिंदुस्तान की सरकार का 1 साल का बजट है 16 लाख करोड़। हिंदुस्तान की सरकार ने यही नहीं समझा कि हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में क्या है। 16 लाख करोड़ का बजट है और हिंदुस्तान के मंदिरों में मस्जिदों में 17 लाख करोड़ का चढ़ावा आता है। 17 लाख करोड़। अगर पूरी टैक्स कलेक्शन मशीनरी को बंद करके हिंदुस्तान की जनता से दान मांग लिया होता तो हिंदुस्तान की सरकार के पास 3 गुना पैसा सरकार चलाने के लिए हुआ होता। 3 गुना पैसा होता। केवल मंदिरों के आगे झोली फैला दे सरकार तो इस देश के मंदिरों का चढ़ावा हिंदुस्तान की सारी गरीबी को दूर कर सकता है। लेकिन किसी में इतनी ना नैतिक बल है, ना इतनी हिम्मत है कि वो ईमानदार लोगों से आंख मिला सके, क्योंकि उनको तो घोटाले करने हैं। जी ए राजा कनिमोजी, लिखना भी नहीं जाता कितने लाख करोड़ का घोटाला है, मेरे से तो लिखना भी नहीं आता। इतना बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हुआ मैं कि वो मैं लिख के बता दूंगा कितने लाख करोड़ का घोटाला हुआ। पहले छोटे मोटे होते थे। एक 64 करोड़ का बोफोर्स घोटाला हुआ था, कुछ 64 करोड़ का। वो 64 करोड़ की बोफोर्स दलाली किसने खाई, इस बात पर 168 करोड़ खर्च किए गए। ये सरकारी आंकड़े में अपनी ओर से नहीं बोल रहा, सरकारी आंकड़े आरटीआई ने दिए कि 168 करोड़ रुपया खर्च हो गया इस बात पर कि पता लगाओ 64 करोड़ दलाली किसने खाई। और उसके बाद पता ये चला कि अभी कुछ पता नहीं चला। काला धन वो धन है जिसका टैक्स बचाया जाता है, अक्सर ये धन 7 समंदर पार छिपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश रुलाती है, खाली झोपड़पट्टी के बच्चों को खाली पेट सुलाती है। ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा। एक पंक्ति पढ़ता हूँ, समझ जाओ तो बता देना, सब जगह नहीं समझे जाती। और मुझे कोई शिकायत भी
लेकिन समझ जाओगे तो मैं सलूट करूंगा आपको कि मेरी इस बात को समझा गया जिसको मेरी ईगो चाहती है कि इस बात को समझा जाए। एक पंक्ति सुनना, चोरी चोरी चुपके चुपके, 2 नंबर का मंच का भी ध्यान चाहता हूं, मंच समझ जाए तो मंच ताली बजा दे, हो सकता है वो भी ना समझे। तो मामला ये है ना कि हास्यरस के लोग थोड़ा ज्यादा अच्छे होते हैं, वो कई बार बहुत अच्छी बातों को समझना नहीं चाहते। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है। जब वाइट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी। वाह वाह, धन्यवाद, आपको सलूट करता हूँ साहब। अब मेरा एहसास सुनना आप, जो मैं गाना चाहता हूँ। जब वाइट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी, नैतिकता की संपोषक थी, शुभ संदेशों वाली थी। काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है, काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है। नौकरशाही के पंजे जहरीले हैं, राजमहल के पंजे नौकरशाही के पंजे जहरीले हैं। शासकीय सुविधा बढ़ गई दलालों में, क्या यही मिलना था 65 सालों में, क्या यही मिलना था 65 सालों में। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को। बहुत साधारण पंक्ति लिखी है मैंने, कितनी साधारण है आप समझना। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, रात के 12 बजे आजादी आई। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, सुबह नहीं आई अंधियारा घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम बादम घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम बादम घोर दिखाई। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं। वो कहते हैं बैंक सीक्रेसी लो है, हम बता नहीं सकते किसका कितना है। वैसे 53,000 लोगों का है ये पता लगाया। अभी कुछ अखबारों ने, दुनिया के 108 पत्रकारों ने मिलकर पता लगाया कि दुनिया में किस देश के किस ब्लैक मार्केटर का कितना ब्लैक मनी वहां है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा अभी आपको। हम काले धन वालों का धंधाम नहीं पा सकते हैं, इनकी भूख पुरातन है, ये लाल किला खा सकते हैं। इस लाइन पर ताली नहीं बजती थी तो मैंने इस लाइन को बदल दिया और आपसे बजवाता हूं, अभी ताली देखना, एक एक बजाएगा। हम काले धन वालों का धंधाम नहीं पा सकते हैं, ये इतने भूखे हैं कोल खदाने भी खा सकते हैं, ये इतने भूखे हैं कोल खदाने भी खा सकते हैं। इनके काले तारों से तो नीलम बदल सकता है, इनकी प्यास बुझाने में तो सागर भी मर सकता है। अपनी माँ भारत माता से नाता तोड़ चुके हैं ये, मीर जाफरों जयचंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये, मीर जाफरों जयचंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये। काले धन का साम्राज्य कानून तोड़ते देखा है, प्रशासनिक व्यवस्था के नाखून तोड़ते देखा है। काले धन का साम्राज्य कानून तोड़ते देखा है, प्रशासनिक व्यवस्था के नाखून तोड़ते देखा है। सचिवालय इनकी सेवा में खड़ा दिखाई देता है, हसन अली भी संविधान से बड़ा दिखाई देता है। इनके पाप विदेशी खातों की सूची में बैठे हैं, इनके पाप विदेशी खातों की सूची में बैठे हैं। ये भारत में मार्कोस के गद्दाफी के बेटे हैं, ये भारत में मार्कोस के गद्दाफी के। दुनिया भर के आगे हाथ पसारोगे, दुनिया भर के आगे हाथ पसारोगे, लेकिन काले धन की जंग न का दुनिया भर से भीख मांगेंगे, दुनिया भर से कर्जा। मनमोहन सिंह ने कहा एक दिन तो हमारी हालत ये हो गई थी कि हमें कोई देश कर्जा देने को तैयार नहीं था। क्या इज्जत की बात है। बुद्धिमान प्रधानमंत्री हैं देश के, अंग्रेजी के विद्वान, पंजाबी के विद्वान, हिंदी के विद्वान और तीनों भाषाओं में चुप रहते हैं। अच्छा, देश कहता है वो कोई फैसला नहीं करते, मैं कहता हूं केवल वही फैसला करते हैं। उन्होंने फैसला कर रखा है कि मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, तीसरा टर्म मिल जाए तो करूंगा। तीसरे टर्म के बहन जी थोड़ी देर बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए, बस 5 मिनट मेरा बहनों से निवेदन है, 5 मिनट बैठ जाए। मैं जानता हूं कि सब कविता नहीं समझते यहाँ, नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि जो बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। अब मैं बहुत मुश्किल कविता पढ़ने का दुस्साहस कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको ऐसी कविता सुनाऊंगा कि आप तो क्या, आप मेरे पढ़ने से पहले समझ जाओगे कि मैं क्या सुना रहा हूं। ऐसी कविता अभी सुनाऊंगा आपको, इसको सुन लीजिए बस। हम काले धन वालों का धंधाम नहीं पा सकते हैं, दुनिया भर के आगे हाथ पसारेंगे, लेकिन काले धन की जंग नकारेंगे। झोला लेकर और घूमना बंद करो,
अमेरिका के चरण चूमना बंद करो, अमेरिका के चरण चूमना बंद करो। दिल्ली को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से, दिल्ली को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से। पश्चिम की दादागिरी का दौर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम जैसी पट्टी बांधे बैठे हैं। ये नीरों की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकारों में चोर दिखाई देते हैं। अब 4 लाइन पढ़ता हूं। अगर आपको लगे इतना सच बोलने का हौसला इस देश में कोई कर सकता है तो मेरे हौसले को समर्थन कर देना। बस आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मुझे ये ताकत देगा कि मैं इतना सच बोलने का साहस करता रहूं। उस साहस को मैं रानी सती मंदिर से जुटा के जाना चाहता हूं, झुंझुनू की इस वीर धरती से जुटा के जाना चाहता हूं। 4 पंक्ति पढ़ता हूं, समर्थन करो तो उसी हौसले से करना जिस हौसले से मैंने लिखे हैं। ये नीरों की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकार में चोर दिखाई देते हैं। इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं। चाहे सूली पर टंगवा दो मन का शक बोलूंगा मैं। हो ना हो ये काले धन के खातेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारा। लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों काला धन इस घर में है। इसका आधा भी जिस दिन पा जाएंगे हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे, हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे, हम दुनिया की। अंतिम छंद पढ़ रहा हूं और मैं आपको कानून का प्रोफेसर रहा हूं, बैंक सीक्रेसी लॉ बता के जा रहा हूं। जिन बैंक सीक्रेसी लॉ को हिंदुस्तान की जनता से झूठ बोला जा रहा है कि उनमें ऐसी क्लॉज है कि हम बता नहीं सकते किसका है, कितना है, कहां है, कैसे है। 6 साल पहले स्विट्जरलैंड ने अपने बैंक सीक्रेसी लॉ में एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट यह किया कि अगर कोई मुल्क अपने देश की पार्लियामेंट में अपने देश के नागरिकों के पैसे को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर देगा तो हम उस देश को उस पैसे को लौटा देंगे, फिर हम उस देश को पैसे को नहीं चुकाएंगे। और 7 देश दुनिया के अपना पैसा वापस ले चुके हैं। सबसे पहले फिलीपींस ने वापस लिया, आयरलैंड ने वापस लिया, अमेरिका तक ने वापस लिया। इस कानून को देश की जनता से बताने से चोरी की जाती है, झूठ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में 2/3 से प्रस्ताव पास तब होगा जब सब करें, कम से कम 2/3 तो करें। ये तब करें जब इनका हो नहीं। इसलिए देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं कि बैंक सीक्रेसी लॉ इसलिए नहीं बता सकते, इस लॉ को नहीं बताते कि ये भी लॉ है कि 2/3 बहुमत अगर तय कर दे कि हमारा जितने लोगों का पैसा काला धन है वो राष्ट्र की संपत्ति है तो राष्ट्र को वापस मिल जाएगा। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरा साथ दो तो देना। इस युद्ध को शुरू करता हूं आज यहां से। नव वर्ष आने वाला है और इस नव वर्ष पर मेरा ये नया युद्ध शुरू होता है। काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो। किसी ने कहा मिले हुए तो हैं, मिले हुए नहीं होते तो अब तक प्रस्ताव नहीं आता। मैंने कहा नहीं, मेरी तरह से मिलो, मैं जैसे मिलाना चाहता हूं। काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो, काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो। भूखी मानवता की खातिर एक मुकम्मल निर्णय लो। संसद में बस इतना कर दो, छोड़ो सभी बहानों को। राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो। नकद रुपए में क्रय विक्रय की परंपरा को बंद करो। बिना चेक के लेन देन की परंपरा को बंद करो। किसके लॉकर में क्या क्या है डिक्लेरेशन करवा लो। कितने सोने के मालिक है एफिडेविट भरवा लो। फिर बैंकों के एक लॉकर को खुलवा कर देखो, किसने कितना सच बोला है सब कुछ खुलवा कर देखो, किसने कितना सच बोला है सब कुछ। केवल 24 घंटे में काला धन बाहर आएगा, केवल 24 घंटे में काला धन बाहर आएगा। केवल ये कानून वतन से भ्रष्टाचार मिटाएगा। जिस दिन भारत की संसद ऐसा कानून बनाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं आपसे, आखिरी बार कहता हूं कि जोरदार तालियां चाहिए। आपको लगे कल का हिंदुस्तान ऐसा हो जाए, कल ये होने लगे जो मैं चाहता हूं, तो जोरदार तालियां बजाना। जहां व्यवस्था कानूनों का चलन सीखने लगती है, जहां व्यवस्था संविधान का चलन सीखने लगती है, लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने लगती है, लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने लगती है। 2 नंबर के दोषी उस दिन देशभक्त बन जाएंगे, 2 नंबर
सूली पर टंग जाएंगे, जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे। मेरी भाषा तीखी है तो होने दो, चाकू छुरा सरीखी है तो होने दो, अंग्रेजों पर चिल्लाना मजबूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था। दिल्ली दावा ठोक रही है अब भी रोज तरक्की का, दिल्ली का दावा झूठा मुंह जोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदम घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदम घोर। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना। बहुत प्यारे गीत आपने सुने, तो शाह जी से भी सुने, अभी विष्णु भाई से सुने, बहुत बहुत मन से सुने आपने। मेरा अपना धर्म देखिए, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा। और उठाएं आकाश भर में आपके सामने, आपके दिलों तक पहुंचना चाहता हूं। तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं। किसान किसान के आंसू, आंसू की झोपड़ी, झोपड़ी की विसंगति, विसंगति की प्यास, विसंगति की टूटन, गाया मैंने जीवन भर और कुछ किया ही नहीं। और मैं एक किसान का बेटा हूं। जिस भी दिन कविता पढ़ता हूं सूर्यपाल जी, मैं ये बता देता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। और इसलिए बता देता हूं, एक बार मैं लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जिंदा थे, मेरी कविताएं सुनकर मंच पर आए, माइक लेके बोले अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। तब तक मुझे पता नहीं था कि चाय भी बेचनी चाहिए थी। सर्वेश, मुझे हास्य भी आता है, तेरे साथ बैठने का ये नुकसान है कि मैं हास्य भी सीख गया। ये बेटे जो दुकान चला रहे हैं, थोड़ी देर मेरी चलने दीजिए, बैठ जाएं बेटा, बैठ जाइए। छोटा बच्चा अगर रात के 1 बजे अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, तो इससे देश के बारे में खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने, एक एक चित्र देखना, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडलों और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सोन चरैया सूली टंग गई, पंछी गाना भूल चले, आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो। सल्यूट करता हूं आपको। मैं सोचता था कि आप थक गए होंगे, मुझे कई बार खत्म हुआ कब सम्मेलन दोबारा शुरू करना पड़ता है। जिनको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिले, क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की। 6 पंक्ति पढ़ता हूँ, चुप सुनना, और छठी पंक्ति आपके दिल में तीर की तरह जाके चुभ जाए तो उठाना आकाश भर तालियां। मैं भी देखना चाहता हूं तालियों का कितना बड़ा उत्सव आप मना सकते हैं। दिल में चुभे आपके बात मेरी जाके तो। अंधकार में, हुजूर बैठ जाओ बेटा, किनकी तलाश में हो, वो नहीं आई आज। देखो बीच में मत उठो, मैंने जिन सरकारों पे लिखा है वो बैठ गई, समझ लीजिए आप। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, छठी पंक्ति आपके दिल तक पहुंच जाए तो तालियां आकाश तक पहुंच जाए। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले, क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। और मैं 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मेरी कविता को मत हिम्मत से ताली बजाना, मेरे कहने के हौसले पर ताली चाहता हूं आपकी।
आपके रामपुर में पढ़ रहा हूं और आपके सामने पढ़ रहा हूं, और सूर्यपाल जी आपको सुना के पढ़ रहा हूं। आप समझ जाए मैं कहां बोल रहा हूं तो पूरे सदन का समर्थन मांगता हूं। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे थे, अरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे थे, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे थे, जिनको जेलों में होना है मंत्री बनकर बैठे थे। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा मुल्क जरवाता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की। छठी पंक्ति पर फिर जोश मांगता हूं। अखबारों, तो शायद ताली बजाओ, मैंने तुम्हारी उस कविता पर ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। तुम भी उसको बजा। छत पर बैठी थी और जने नदी में डूब रही थी, जने क्या क्या हो रहा था पता काम ही नहीं है। इसको समझ में आ रहा है इसलिए नहीं बजा रही है। नहीं समझ में तो आपके भी नहीं आ रही सर्वेश, सही में नहीं आ पर रहा। आपके समझ में ये आ रहा है कि मैं जनता के समझ में आ रहा हूं, इसलिए तुम्हारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है, आप सब ताली बजाओ। अब सही बात है। अखबारों में रोज, छठी पंक्ति पर फिर चाहता हूं आपका जोश देखना। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की, हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखा। बहुत अच्छा, वाह वाह। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, शुद्ध राजनीति बोल रहा हूं मैं, थोड़ा इन कवियों से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। आप हंस रहे हैं? कानून के कोई लोग यहां बैठे होंगे, मैंने आज से 25 साल पहले एलएलडी कर ली थी। इसके बाद दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं है जो मेरे पास 25 साल पहले डिग्री आ गई थी। जो मैंने डिग्री एलएलडी की तो सर्वेश ने मुझे फोन किया, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा एलएलडी कर ली। तो मुझसे बोला आप बीएड नहीं कर सकते थे? किया था। मैं उसी दिन समझ गया कि हासरस का कवि बनेगा। लेकिन मैंने एक बात सोची कि सर्वेश हमारा बहुत प्रज्ञा पुरुष है, स्माइल मैन है, कभी वो गलत तो सोच ही नहीं सकता। मैंने उसकी बात को गंभीरता से लिया, तो मैंने सोचा जब मुझे पढ़ाना ही था तो बीएड करके प्राइमरी में पढ़ाता या एलएलडी करके यूनिवर्सिटी पढ़ाया। पढ़ाना तो पढ़ाना, मास्टर जी तो मास्टर जी है। तो मुझे लगा कि सर्वेश हासरस का कवि भी बनेगा और अच्छा कवि बनेगा। अब बना के नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा कि बनेगा। सुनिए मन से, मैं राजनीति पर बोल रहा हूं लेकिन कितनी समझदारी से बोल रहा हूं। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन। और इस कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्ति पढ़ता हूं। मैं नहीं जानता रामपुर के लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। इस कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनना। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, मैं भी सच्चा ही गा गा कर शीश कटाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भा। अंतिम छंद सुनना इस कविता का।
एक महाभारत में कथा आपने सुनी है, एक राजा होता था शिशुपाल। वो भगवान कृष्ण को गाली देता रहता था, जब देखो भगवान कृष्ण को गाली, जब देखो भगवान कृष्ण को गाली। लोग कृष्ण जी से पूछते थे, आप इससे डरते हो क्या? ये तुम्हें गाली दिया बना बोलता नहीं है और तुम गाली सुन के चुप रह जाते हो। तो कृष्ण जवाब देते हैं कि ये मेरी बुआ जी का बेटा है, रिश्ते में मेरा भाई लगता है। और एक दिन मेरी बुआ जी ने मुझे खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देना। तो मैं वचनबद्ध हूं बुआ से, इसकी 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन जिस दिन 100वीं गाली देगा इसको सजा दूंगा। और आप जानते हो महाभारत में लिखा, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैं एक महत्वपूर्ण वाक्य बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता आप समझोगे कि नहीं समझोगे। मैं भी हिंदुस्तान की राजनीति के अपराध गिन रहा हूं, अपराध गिन रहा हूं राजनीति के। अंतिम छंद पढ़ता हूं, अंतिम एक पंक्ति लिखने के लिए मैंने कविता लिखी, और ये मैंने इसलिए सुनाई, मेरी सबसे आसान कविता थी, आप तक पहुंच जाए। आप चाहेंगे तो मैं इसके बाद एक कविता सुनाऊंगा, फिर 2-3 और सुनाऊंगा, फिर 4-5 और सुनाऊंगा। मतलब मैं झूठ भी बोलता हूं कभी कभी। कोई कलाकारों के सर पर, अंतिम छंद सुनना मन से, सूर्यपाल जी आपको समर्पित करता हूं। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत मां को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूं, घायल भारत माता। बहुत अच्छा, वाह। आप सुनाऊं साहब कविता? सुनाऊं ना? देखिए ये तो मैंने अभी कविता सुने, अभी तो मैंने आपको कविता सुनने के लिए तैयार किया है। मैं एक कविता सुनाता हूं, अपनी सबसे नई कविता। 2 लाइन तय करेंगे कि इस कविता को आप सुनना चाहते हैं, इस तेवर को सुनना चाहते हैं, या मैं और कोई कविता सुना दूं। मेरे पास ऐसी बहुत कविताएं जिन पर बहुत ताली बजा सकते हैं, लेकिन मैं अपने सबसे गुस्से वाली कविता जो मैंने इन दिनों लिखी है वो पढ़ना चाहता हूं, जो कश्मीर में रोज होता है। हमारे सैनिकों पर हमारे शंभू ने भी चर्चा की। आतंकवादियों की या जिहादियों की इतनी हिम्मत कि हमारे सैनिक पर कोई लात उठा ले, हमारे सैनिक पर कोई हाथ उठा दे। तब मैं पहली 2 पंक्तियां तय करेंगी कि आप इस तेवर को सुनना चाहते हैं कि नहीं। अगर आधी भी सदन की तालियां बजी तो मैं आधी कविता ही सुनाऊंगा। एक एक व्यक्ति का स्वर उठेगा ताली का, तो मैं पूरी कविता पढ़ूंगा। 2 लाइन तय करेंगे। मैंने गुस्से में इसलिए लिखी कि साहब क्या नहीं बुक करें, आप कब तक सुने, कब तक देखें, कब तक पढ़ें। अखबार की सबसे पहली खबर, इतने मरे, इतने बेटे तिरंगे में लिपट के आए, आज इतने बेटे आए, आज वहां मुठभेड़, आज यहाँ मुठभेड़, आज यहाँ सेना पर हमला। तब मेरी कविता सुनिए। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। यही सुनना चाहते हैं साहब? तो एक बार जोर से तालियां उठाइएगा। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे उस सरकार से। मैंने सर्वेश से पूछा, मेरा छोटा भाई आंसी में हम कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैं उसे कई बार प्रज्ञा पुरुष मानता हूं। मैंने सर्वेश से कहा, भाई सर्वेश एक बात समझ में नहीं है, हमारे सैनिक का सर काट के पाकिस्तान ले गया, उसने किया क्या होगा? बड़ा जवाब दिया सर्वेश ने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है, और बांग्लादेश के समय 93,000 लोगों ने हथियार डाले थे, इससे बड़ा सबूत कायरता का दुनिया में कोई हो नहीं सकता। उसकी फौज आज भी कायर है। वो अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है, कभी झुक नहीं सकता। बहुत अच्छा। 10 सेकंड और मांगता हूं बस। हे आर्यपुत्र, बैठ जाओ, अब उठना मत। देखो मैं 10 साल बाद आया हूं तो मैं कैसे सुना जाता हूं, आप भूल गए इस बात को। एक बात समझ लो, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में।
मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तन कर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले, 10 सेकंड की बात और कहना चाहता हूं, फिर बीच में बोलूंगा नहीं। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, मैं जानता हूं मेरे बहाने तुम तुषा के फोटो खींचे जा रहे हो। चलता है इस देश में, यही चलता है। और कवित्री बुलाई भी इसीलिए जाती है कि उसके फोटो तो खींचेंगे हमसे अच्छे आ जाए। पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने रख दिया है, खा लेना। पिंजरे का तोता बोला, मालिक उस गांव में तो मेरे गुरु रहते हैं। मालिक बोला, तो क्या करूं? बोले, मेरी राम राम तो बोलोगे? मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गए, वहां जाके उन्होंने कहा कि भी मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने कहा है कि यहाँ कोई उसका गुरु रहता है, कोई ऐसे यहाँ उसका गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता आया, उसने कहा, हाँ मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा, मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुझको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा, मेरे गुरु मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु, मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। सब समझ जाओ तो बताना। जब पिंजरे का तोता भी मर गया, मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेज दिया कि जिसको आजाद होना है उसको मरना आना चाहिए। और ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए खंडों में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, कभी बंबई में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी उरी में मरता है, और कश्मीर में रोज मरता है। तब ये कविता सुन लीजिएगा आप। ये मेरा गुस्सा है, मेरा क्रोध है, और एक कवि के, कलमकार का देश के प्रति अगाध प्यार है। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, पहले ही 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? अगली पंक्ति अच्छी लगे तो सबके हाथ उठें। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में और जोश देना साहब। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। हमारे मोदी जी चले गए चाय पीने बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर। मैंने पूछवाया, साहब क्या जरूरी थी आपका जाना? बोले शांति की तलाश में गया था। मैंने कहा मिल गई? जब 125 करोड़ का नेता किसी अविश्वसनीय व्यक्ति के घर बिना बुलाए चला जाए तो कवि क्या लिखेगा? मेरी भावनाओं का समर्थन करो तो दिल से करना है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। 68 साल का भारत पाकिस्तान का इतिहास एक पंक्ति में सुनना। आपको लगे इस एक पंक्ति में 68 साल छिपे हैं
तो मैं एक एक व्यक्ति की तालियां चाहता हूं। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, एक बिलावल साहब है उधर, उनका एक बयान आया, मुझे पूरा कश्मीर चाहिए, पूरा इंच इंच। हमारे नेता गुस्सा हो गए, कभी गुस्सा हो गए, मैं नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक कह रहा है, उसको पूरा चाहिए, पहले पूरा लेंगे, फिर पूरा देंगे तो तभी जब ले लेंगे, पहले हम पूरा ले लें, फिर उसका बाप हमसे ले ले। लेकिन मैंने खबर भेजी रामपुर वालों आपकी तरफ से, आपका स्वाभिमान बोलता हो तो समर्थन करना। मैंने खबर भेजी बिलावल तुझे पूरा कश्मीर चाहिए, पूरा कश्मीर। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में रामपुर भी है। यहां के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते, कश्मीर दे देंगे। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। 4 पंक्ति पढ़ता हूं मैं। 39 साल एक यूनिवर्सिटी में कानून का प्रोफेसर रहा हूं, 39 साल मैंने ये भाषा कभी नहीं बोली जो मैं आज बोल रहा हूं। रामपुर वासियों में आपके आगे बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, आपने समर्थन किया तो मैं देश के प्रधानमंत्री के सामने ये भाषा बोलने की हिम्मत करना चाहता हूं, और आपका समर्थन मिलेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत जब मुझे जो कहना होता है, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता। मैंने बहुत दुखी होकर 4 लाइन लिखी है। कब तक तिरंगे में लिपटी लाशें देखें, कब तक रोएं, तब आपको लगे 4 पंक्ति मैंने ठीक लिखी है और मुझे हिंदुस्तान के प्रधान के सामने गाना चाहिए, तो मैं सदन का इतना जोर का समर्थन चाहता हूं ताकि मेरी हिम्मत बढ़ जाए कि मुझे आगे बोलना चाहिए। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल मन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या कुद्ध करो, काश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो, काश्मीर को दान करो, काश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण मां की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी मां के घर में आग दिखाई देती है। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने ये लाइनें लिखी मैं खुद रोया, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। मंच बहुत मौन हो गया, अरे डूबा हुआ था, ऐसे मौन हो गए भाई, इतने मौन भी मत हो। नहीं हम लोग बाकायदे चित्रलिखित से आपकी कविता में डूब गए। एक बार ताली बजा करके हम, नहीं ताली आप मत बजवाओ तो मैं बजवा लूंगा, आप तो सिर्फ ताली बजाओ, चलिए आप उनसे मत बजवाओ, ठीक, वो समझते हैं आपके कहने में चलेंगे, आप ही बजवा लो। तो मैं बजवा लूंगा, आप चिंता मत करो, आप बजाओ बस, क्योंकि आपके लिए मैंने बजाई, हमारे यहाँ अदला बदला होता है बस, और कुछ नहीं अदला बदला होता है। स्वागत। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैं जब मैंने ये लाइनें लिखी थी मैं रोया था। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। और सूर्यपाल जी, आपकी पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला अपना आप नहीं किया,
मैंने गुस्सा किया था तब किया। मैं हंसी में नहीं कह रहा आपसे, मैंने 2 लाइन ऐसी लिखी थी जिसके बाद कोई रास्ता नहीं था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते मेरा गुस्सा किस सीमा तक था। 17 सितंबर को उरी में 17 सैनिक मरे पड़े थे, 17 सैनिक मरे पड़े थे। मैं हाथरस में एक कवि सम्मेलन में था, किसी ने कहा पवार जी अब आप कुछ नहीं बोलेंगे क्या? दूसरी तरफ से आवाज आई अब ये कुछ नहीं बोलेगा, अब ये मोदी का चमचा हो गया है। हरिओम पवार, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, किसी भी ताकत का चमचा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने अपना गुस्सा दिखाया और आपको लगे कि कवि को ये गुस्सा दिखाने का हक था तो मेरे गुस्से पर मोहर लगा देना, मेरे इस गुस्से को स्वीकार कर लेना। मैंने बाद में सोचा कि मेरा गुस्सा कुछ ज्यादा था, लेकिन मुझे लगा कि ठीक था। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हुआ। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो। और इस साल की सर्वेश मेरी सबसे अच्छी पंक्ति है, पूरे साल की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ रहा हूं, समझ जाओ तो बताना। स्वागत। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। एक बार पत्थर का उत्तर। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, एक छंद पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं मेरे पढ़ने में जोश ज्यादा है कि आपके सुनने में जोश ज्यादा है। आपका जोश ज्यादा मुझे दिखा तो मैं आपको सल्यूट करूंगा, अपनी हार मान लूंगा, आपको जीता घोषित करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप जीतें। एक छंद सुनिए, मैं चाहता हूं मुझसे पढ़ने से ज्यादा जोश आपके सुनने में दिखाई दे। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष्ण भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं इस कविता की। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के क्या करें, शुरू कर और सुनना है, खत्म कर और सुनेंगे? कितने लोग और सुनेंगे? ताली बजा के बताइए। देखिए जी, मेरा तो 4 कविता के बाद गला खुलता है, अभी तो खुला नहीं। पानी दे देगा शंभू? शंभू शंभू ने बस सब कुछ ठीक है, इसका तो नाम ही गलत है। देखिए जाइए नहीं सर, सर सीट बदल रहे हैं। मैं एक मोदी जी पर कविता सुनाऊं। देखिए जैसा हमारे और मित्र भाइयों ने भी कहा, सर्वेश ने भी कहा, तालियां कविता का मापदंड नहीं है।
तालियों से कविता कोई बड़ी नहीं होती, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे सुधी लोग हमें रोज नहीं मिलते। हम तो राजस्थान में पशु मेलों में भी जाते हैं। हंसने की बात नहीं है, अजमेर के पास एक जगह है पुष्कर जी, वहां तो गधों का लगता है। कई लोग तो मुझे वहीं मिले कवियों में। तो सर्वेश मुझे धन्यवाद दो। नहीं नहीं, मैं भी वही मिला था। मैंने आपका नाम नहीं लिया। नहीं नहीं, मैं भी वही मिला था। आप दूसरे काउंटर पे थे, मैं दूसरे काउंटर पे था। तो मैंने इसका नाम तो नहीं लिया ना। अरे हम अगर ये चुप रहता तो आप समझते मैं हंसी में बोल रहा हूँ, लेकिन बता दिया कि था तो वहीं। कोई नहीं, एक कविता सुनिए। देखिए साहब, मेरी मान्यता ये है, कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं हुई, और कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब कविताएं सरकारों का समर्थन करती हैं, या तो कविताएं मर जाती हैं या सरकार गिर जाती है। मैंने जीवन में कभी किसी सरकार के समर्थन में कविता नहीं लिखी। एक कविता लिखी थी बस, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट किए थे, तब मैं अपने को रोक नहीं पाया और मैंने उनके समर्थन में कविता लिख दी। मैं लिखते ही समझ गया था या तो कविता मरेगी या सरकार गिरेगी। कविता चली, सरकार गिरी। अच्छा, अब मेरा संकट ये था, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, पिछली सरकार को हटाने के लिए बाबा रामदेव जिस आंदोलन का हिस्सा थे, मैं उसका हिस्सा था। मैंने बाबा रामदेव के साथ आंदोलन में हिस्सा लिया और मुझे कोई शर्म संकोच नहीं है कि उस आंदोलन का हिस्सा था जो सरकार को हटाना चाहती थी। अच्छा, जिनको हटाना चाहते थे वो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब क्या करें? रहना तो हमें भी कब सम्मेलन में, और कोई काम तो हमसे आता नहीं है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी, मोदी जी पर ही लिखी। एक शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं है और एक भी शब्द मोदी जी के पक्ष में नहीं है। पक्ष में नहीं है एक भी शब्द। और कविता में हरिओम पवार जिंदा है। मैंने तलवार की धार पर खड़े होकर लिखी, इधर जाता तो कट जाता, इधर जाता तो बट जाता। तब मैं आपको कविता सुनाता हूँ। 20 साल मैंने उनके साथ बिताए, 20 साल उनकी को कविताएं सुनाई, उनके साथ चाय पिए, तब मेरी कविता सुनिए। आपको लगे कि ईमानदार कविता है तो आशीर्वाद दे के भेजिएगा। मंच के जिन कवियों को कष्ट हो रहा है देर तक पढ़ने का, होता ही है अक्सर, मुझे उनको सुनने में भी बहुत कष्ट हो रहा था। बदला तो लूं, बदला ही होता है हमारे यहाँ, और क्या था। राजनीति में बदले के सिवा क्या है? ले लीजिए, ले लीजिए, नहीं ले लीजिए, बदला ले लीजिए। सर्वेश जी, नहीं नहीं दादा भाई एक ट्रेन है इसकी, शंभू तेरी ट्रेन है ना, शंभू की ट्रेन है, मैं शंभू जा सकता है, या जिनको जाना चाहे वो भी जा सकते हैं। मैं तो कई बार अकेला ही रह जाता हूँ। मैं तो कई बार जनता होती है, बस मैं मंच पर अकेला ही रह जाता हूँ, क्योंकि सबकी, किसी की फ्लाइट होती है, किसी की ट्रेन होती है। डिले हो गए? डिले आज आएगी नहीं। स्वागत। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गा, मन से सुनना, मैं शुद्ध कविता सुना रहा हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति आप समझ गए तो मेरी पूरी कविता समझ जाएंगे। फिर से पढ़ता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। ऐसे मत लगे आप सो रहे। देखिए, इस समय आप यहां इसलिए बैठे कि इस समय आप कहां जाएं। मैं सब जानता हूं, मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे। घर के दरवाजे अभी नहीं खुलने वाले आपके। ताली बजाते रहिए तो मुझे लगेगा आप मुझे सुन रहे हैं। भले कई बातें समझ में नहीं भी आती हैं, लेकिन इसलिए बजाइए, पड़ोसी तो समझेगा कि आप समझ गए। हुजूर आप किसकी तलाश में? वही है, मैं बता चुका हूं ना, नहीं आई। और अब के उठे तो मणिपुर में मंत्री बनवा दूंगा ले जाके, मेरी चलती है उधर। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की कांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं
जिस दिन मेरी आंख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। ये मैं कोई गर्वोक्ति नहीं कर रहा, ये बताना कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन सत्य बता रहा हूं आपको कि जहां सूर्यपाल जी आपकी पार्टी के 282 बैठे हैं, मैं चाहता तो मैं भी वहां बैठ सकता था। टिकट मांगने वाले हजारों थे, यहां के आपके राजनीति के बुजुर्ग लोग जानते होंगे, मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था हिंदुस्तान में, सिर्फ मैं। और इसलिए था कि मैं जानता हूं, मैं जिस दिन कलम उठाई थी उस दिन तय कर लिया था कि मैं जब तक कवि रहूंगा सत्ता का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। कवि कुछ भी हो सकता है, किसी सत्ता का हिस्सा बनकर ईमानदार नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। मेरी ईमानदारी की कविता सुनिए, मन से सुनिए। सत्ता, हुजूर दोनों प्लीज बैठिए, हुजूर दोनों से अनुरोध है मेरा, बैठ जाए, दोनों बैठ जाएं। ये कोई पार्लियामेंट नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चला जाएगा, ये तो संसद में होता है, जिसका मन करे उठ के चले जाओ, जिसका मन करे बोलने लगो। वहां सब बोलते हैं और कोई भी नहीं सुनता, उसे संसद कहते हैं। ये तो अदब की महफिल है साहब, आपने इतने प्यार से, इतने मन से रात के इस समय तक आप बैठे हैं, अपना समय काला कर रहे हैं, तो कविता के पास कुछ तो होगा। ऐसा नहीं है कविता का संस्कार मर नहीं गया। मीडिया ने बहुत कोशिश की, पता नहीं क्या क्या ले आए, लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, क्या क्या लाए, क्या क्या लाए। मुझसे पूछते लोग, साहब वो क्या है? मैंने कहा वो सब 31 दिसंबर को शराब के नशे में डूबे हुए डिस्को हैं, लेकिन कविता नव संवत्सर की शाश्वत धारा है जो लोगों के दिलों में बसी हुई है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर गीत जिंदा है तो हिंदुस्तान की कविता का कवि सम्मेलन का संस्कार जिंदा है। जिस दिन गीत खत्म होगा उस दिन सब कुछ खत्म होगा। सुनिएगा मन से। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। कविता का शीर्षक अपने छोटे भाई बहनों को सौंपता हूँ। आपको लगे कवि की कविता का शीर्षक उचित है, संचालक महोदय को सौंपता हूँ। वो कविता के पारखी बड़े हैं। सर्वेश जी, मैं अपनी कविता का शीर्षक आपको समर्पित करता हूँ और आपको लगे कि ठीक है तो आपकी ताली चाहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई, चुनावों के नतीजे आए, मैंने कविता शुरू की। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का। मुझे सर्वेश नहीं बताया, मेरा नहीं है, अच्छा लगे तो मैं सुना रहा हूं, अच्छा नहीं लगे तो सर्वेश का बताया हुआ है। सहारनपुर में किसानों की फसलें नष्ट हो गई। आदरणीय सोनिया जी किसानों को मुआवजा बांटने आई, उन्होंने किसानों को मुआवजा बांटा। कुछ किसान आपस में पैसे इकट्ठे करके सोनिया जी के पास पहुंचे कि मैडम लो। बोले मुझे क्यों? तो किसान धीरे से बोले, मैडम फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई। आप खुल के ताली बजा सकते हो, अब क्या डर है आपको? जब मैं आपके साथ हूं फिर क्यों डर रहे हैं आप? भारत माँ, देखिए, भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई। प्रशंसा नहीं की एक शब्द में, खिलाफत नहीं की एक शब्द में, लेकिन जो सच है वो लिखा सुनना। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन तुमने परंपरा का सूरज एक उगाया था, उस दिन तुमने परंपरा का सूरज एक उगाया था। जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। 20 साल कविताएं सुनाई हैं, साथ बैठा हूं, चाय पिए, लेकिन मैं अपना रिश्ता तय करता हूं और इस रिश्ते पर आपकी मोहर चाहता हूं। मेरे कवि होने पर मुझे गर्व है और मैं इससे बड़ा दुनिया का कोई पद नहीं चाहता। मेरे रिश्ते पर मोहर चाहता हूं, आपके सुनना। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं।
आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में। लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में। तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का। हंसना 2 लाइन पर। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। और अगली पंक्ति समझ जाओ तो बताना कि समझ गए। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे। हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। दूसरा छंद सुनना। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, कुछ साधु ज्यादा ही हिम्मत वाले हैं, कुछ भी बोल देते। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं। और सूर्यपाल जी आपका बुलाया हुआ हूं, आपकी सरकार है उधर भी और उधर भी, और आपके खिलाफ बोल रहा हूं और जनता की ताली बजवा रहा हूं, सुनना। और आपको लगे ठीक बोल रहा हूं तो ही ताली बजाना, आपको लगे मेरी बात में दम नहीं है तो मत बजाना ताली। और खिलाफ बोल रहा हूं, सुनना। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं। लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया साहब। 1975 में मैंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लिया। मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। मैंने जेपी आंदोलन में मीसा भोगा है। मैंने जीवन में कभी भी राजनीति नहीं की। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से 2 चीजें पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है, हरिओम पंवार रामपुर में कविता पाठ कर रहा है। राजनीति मुझे आती नहीं, मैं राजनीति में गया नहीं। फिर मैंने एक साधु के साथ काम किया। लोग आज उनको गाली भी देते हैं, कहते हैं लाला हो गए, साबुन बेचते हैं। मैं कहना चाहता हूं अगर हिंदुस्तान के व्यापारियों ने अच्छा साबुन बनाया होता तो कोई विदेशी साबुन हिंदुस्तान में बेचने के लिए नहीं लाया होता। स्वदेशी के नारे बहुत लगे। उस आदमी के साथ मैं आज भी काम करता हूं, मैंने काम किया है और मैं उनके पक्ष में बोलता हूं। देखना चाहता हूं कितने लोग मेरा साथ देते हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को। जिनके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा। और 2 लाइन पढ़ता हूं। मेरे छोटे भाई कहते हैं हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ बनाने की परंपरा जिन कवियों ने शुरू की उनमें एक मैं भी हूँ। बूढ़ा मैं अभी भी नहीं हुआ। 2 लाइन पढ़ता हूँ। और रामपुर में ये एहसास आज फिर जीना चाहता हूँ कि मैं आज भी तालियों का पहाड़ खड़ा कर सकता हूँ। अनुरोध है आपसे, आपके दिल में लहर सी उठे कि मुझे आपको एहसास कराना है कि मैं आज भी तालियों का पहाड़ खड़ा कर सकता हूँ, तो मेरी 2 पंक्तियों पे खड़ा कर देना। मैं जीवन भर याद रखूंगा। रामपुर का ये प्यार सुनिएगा। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से,
जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश कट जाता है, मैं चंद्र बरदाई कुल का धर्म नहीं बिकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से। मेरा तेवर बोलता है तीसरे छंद में, हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सरकार है, मैं सिर्फ ईमानदारी और कलम की ताकत जीना चाहता हूं। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ना जाए भेंट कहीं बदनामी की, जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जय। वैसे तो मैं आपको हंसाना चाहूं तो मैं यही कह सकता हूं, दुनिया में आपने हमेशा देखा होगा नोट बांट बांट के वोट, नोट बांट बांट के वोट, लोगों ने बांट बांट के वोट लिए। पहला मर्द आया जिसने नोट छीन छीन के वोट लिए। ऐसे मेरे 25 याद हैं सर्वेश, उनमें 12 तुम्हारे। अब तुमने किसके उठाई ये मुझे पता नहीं। नहीं, मैं उठाता नहीं किसी के, गिराते हो। हमने कई व्यथा भोगी हैं, बस मेरा हौसला बढ़ाए रखिए साहब, आपकी सुस्ती और तालियों में कमी कवि का हौसला तोड़ते। मैं फिर कहता हूं कि मैं प्रतिक्रिया मुझे मिलती रहेगी तो मैं अपनी बात हिम्मत से कह पाऊंगा। थोड़ी सी कविता और है, 2 छंद और हैं, 2 छंद। स्वागत। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ना जाए भेंट कहीं बदनामी की, जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पल के सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती, झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी आपका हौसला इनवाइट करता हूं, आमंत्रण देता हूं आपके हौसले को सुनना, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डालकर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। अंतिम छंद सुनना कविता का जिसके लिए मैंने लिखी। क्या बात, बहुत हो गया, अंतिम छंद सुन लीजिए। ये सौगंध, मैं इन दिनों बहुत दवाइयां खाता हूं तो थोड़ी खुश्की है। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, यही नारा था ना साहब उनका। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता। क्या कर जाओ साहब, 12 लाइन सुनना। मैंने पक्षपात किया है तो केवल एक आखिरी लाइन में। इस देश में थोड़ा बहुत तो पक्षपात हर कोई कर ही जाता है, किसी से जान पहचान हो तो। मेरा आखिरी एक पंक्ति में पक्षपात है, उसको आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। बेटा बैठो बेटा प्लीज, है हुजूर। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ गया। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देख। क्या कर जाओ साहब, 12 लाइन है, एक एक लाइन में एक एक मांग है जनता की ओर से। कोई भी सरकार मेरी ये मांग पूरी कर दे, मैं हिमालय चला जाऊं, लिखना ही छोड़ दूं, कभी होना बंद कर दूं उसी दिन। एक एक लाइन में एक एक मांग रखता हूं और देखना चाहता हूं आप कितना समर्थन करते हैं। पहली मांग, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। पहली मांग। नहीं चाहते तो इतनी तालियों से होगी क्या? ज्यादा तालियों से होती है।
संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए, सल्यूट आपको, आप जागे, अब जागे, अब आप आके भूखे मरते हुए किसानों। तीसरी मांग सुनना सूर्यपाल जी, आपको समर्पित करता हूं। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। वाह वाह। और चौथी पंक्ति पर उठे तालियां। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो, लाल चौक पर भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। हर कश्मीरी विस्थापित पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। कब तक शरद पवार क्रिकेट खेलेगा? खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवाले दे दो, तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवाले दे दो। लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देख। अंतिम पंक्तियां सुनना साहब, और आखिरी पंक्ति पर समाप्त करते हैं। सर्विस भाई आएंगे, आपको धन्यवाद देंगे, या केपी सिंह साहब आएंगे, या आईपी सिंह साहब आएंगे, कोई भी आएंगे, धन्यवाद देंगे। इसके बाद खत्म करेंगे ना सर इसके बाद? जी। ऐसा अंतिम पंक्तियां, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। अगर तुम ये सिद्ध कर दो कि सबका साथ सबका विकास ही योगी जी का लक्ष्य है, मोदी जी का लक्ष्य है, तो 19 भी तुम्हारा और 24 भी तुम्हारा। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। अंतिम पंक्तियां बहुत मन से सुनना साहब, ले जाना मेरी भावनाएं ले जाना। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल